Hello everyone, welcome to a new video. So we are going to start with a very new paper, that is Understanding International Relations. So ये Political Science का GE पेपर है. So इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं and we are going to cover this paper. इसका हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं. So firstly हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना. So अगर इसके सिलेबस की बात करें तो टोटल इसमें आपको 5 यूनिट्स देखने को मिलेंगी. ठीक है. सो फर्स्ट यूनिट में यू नीड टू स्टडी व्हाट इज आईआर, अंडरस्टैंडिंग स्पेशेस, हाउ डू वी सेंस आवर प्लैनेट, वेज ऑफ नोइंग एंड बीइंग, पीपल, हिस्ट्रीज एंड सिविलाइजेशन. सिमिलरली यूनिट नंबर 2 में आपको स्टेट्स, नेशंस, मार्केट, नेशनलिज्म, इन सब के ऊपर रिवॉल्व करना है. दैट व्हाट इज स्टेट एंड डिफ्यूजन ऑफ ऑथोरिटी एंड पावर, नेशंस एंड नेशनलिज्म, स्टेट्स एंड मार्केट्स. यूनिट 3 में आपको इनइक्वालिटी देखना है. दैट ग्लोबल इनइक्वालिटी जो होती है वो क्यों होती है, उसके कॉजेज क्या है, वो आखिर है क्या, जो रिच और पुअर कंट्रीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस आ रही है वो क्यों हो रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ क्यों है, रिच स्टेट, पुअर स्टेट, क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल कॉमन्स क्या है, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्रिप्टो प्रोटोकॉल क्या है. सो बेसिकली यूनिट 3 में आपको ये सब देखने को मिलेगा. यूनिट 4 में आपको साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉर्म्स ऑफ वायलेंस देखने को मिलेगा कि चेंजिंग नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फॉर्म्स ऑफ द वायलेंस. और यूनिट 5 में आपको बेसिकली वर्चुअल एंड क्रिएटिव वर्ल्ड देखने को मिलेगा इन विच वी विल टॉक अबाउट इंटरनेट, म्यूजियम, सिनेमाज इन रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस. सो यहाँ पे आपको यूनिट वाइज बहुत सारी रीडिंग सजेस्ट की गई है. सो इसी की हेल्प से हम सारे सिलेबस को ओवरऑल कवर करेंगे. सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा यूनिट 1.1, दैट इज़ व्हाट इज़ आईआर. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ तो रहे हैं बट ये इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या, उसको हमें डीपली समझने की ज़रूरत है. फॉर दैट वी विल टेक हेल्प ऑफ द डेविड ब्लेनी. ये उसका रीडिंग है, ये इनका वर्क है, वेयर, व्हेन एंड व्हाट इज़ आईआर. सो इसी से हम लोग रेफरेंस लेके इस चैप्टर को पढ़ेंगे. दैट व्हाट इज़ आईआर, वेयर, व्हेन एंड व्हाट इज़ आईआर बाय डेविड एल ब्लेनी. सो इंट्रोडक्शन में जो हमारे ऑथर है वो हमें ये बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल आईआर है जिसको कि हमें पढ़ाया जा रहा है या फिर जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो बेसिकली क्या करती है, तो हमारे ऊपर वो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव थोपती है कि उसी के नज़रिए से, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के नज़रिए से हम वर्ल्ड को देखें और उसी के नज़रिए से हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझें. बट अभी एक मूवमेंट अराइज हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर दिस मूवमेंट अराइज टू डीकोलोनाइज इट. मीन्स जो ये पर्सपेक्टिव है उसको ये चैलेंज करें, ये जो यूरोसेंट्रिक व्यू है उसको चैलेंज करें. सो डेविड एल ब्लेनी बेसिकली स्टार्ट करते, वो बताते हैं ये बोलते हुए कि एक मूवमेंट अराइज कर रहा है जो कि ये दिखा रहा है कि जो हमें आईआर पढ़ाया जाता था ट्रेडिशनली, ये जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके साथ डिससेटिस्फैक्शन है. बेसिकली इसलिए डिससेटिस्फैक्शन है बिकॉज वो ट्रेडिशनल आईआर जो है वो यूरोसेंट्रिक व्यू कैरी करता है ऑफ द वर्ल्ड. और यूरोसेंट्रिक व्यू क्या होता है, वो ये बताता है डोमिनेंस ऑफ द यूरोपियन. जो यूरोपियन है उसका डोमिनेंस और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो है वो सुपीरियर है और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ही हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझते हैं या ग्लोबल सोसाइटी या हिस्ट्री को समझते हैं. सो इसी पे डिससेटिस्फैक्शन बताया जा रहा है एंड ये मोमेंट ये डिमांड कर रहा है कि आईआर को डीकोलोनाइज करने की ज़रूरत है. बेसिकली मीन्स कि इस जो यूरोसेंट्रिक अजम्पशंस या फिर जो कि यूरोसेंट्रिक व्यूज़ है उसको चैलेंज करने की ज़रूरत है और जो पर्सपेक्टिव्स है उसको रीस्टोर करने की ज़रूरत है. जो हिस्ट्री, जो नॉलेज सिस्टम्स है उसको रीस्टोर करने की ज़रूरत है ताकि हम एक ओवरऑल व्यू से अपने जियो पॉलिटिक्स को समझ सके, अपने सोसाइटी हिस्ट्री को समझ सके. ये ना कि हम सिर्फ एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव जो हम पे थोपा जा रहा है उसी के नज़रिए से हम जियो पॉलिटिक्स को समझें. बट द ऑथर ऑल्सो टेल्स कि ये इतना आसान नहीं है कि हम डीकोलोनाइज कर दे आईआर को, बिकॉज ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं. इसको ऐसा करने के लिए हमें उसका फंडामेंटल नॉलेज चाहिए उस फील्ड का. और अगर हम लोग आईआर को डीकोलोनाइज करते हैं मीन्स हमें जो इपिटेमोलॉजिकल वायलेंस हुआ है बाय कॉलोनियलिज्म, बेसिकली मीन्स कि कॉलोनियलिज्म के इन्फ्लुएंस के कारण जो अभी तक हम जानते हैं या जो भी हमें पता है उनके पर्सपेक्टिव से, दैट इज़ कॉल्ड द इपोटेमोलॉजिकल वायलेंस ऑफ द कॉलोनियलिज्म. मतलब ये जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव हम पे थोपा गया या जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो जो है वो नॉन यूरोपियन वेज, मतलब यूरोपियन के पर्सपेक्टिव से, वो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से तो हमें पता देता है वर्ल्ड के बारे में, अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द हिस्ट्री. बट जो नॉन यूरोपियन वेज है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड वो कहीं ना कहीं उसको इरेज कर दिया गया, कहीं ना कहीं वो साइलेंट कर दिया गया. सो देयरफॉर डीकोलोनाइजिंग आईआर मीन्स क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर अल्टरनेटिव हिस्ट्रीज, नॉलेज सिस्टम्स एंड वर्ल्ड व्यू दैट हैव बीन ओवरशैडोड बाय द वेस्टर्न डोमिनेंस. सो वेस्टर्न ने आज तक सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ही हमें इसके बारे में बताया है एंड दैट इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स. बट ऐसा नहीं है, हमें इसको डीकोलोनाइज करने की ज़रूरत है सो दैट वी कैन
we can understand the multi-layered perspective and also the perspective of the non-European ways जिनको कि marginalize कर दिया गया था, उनको कहीं ना कहीं exclude कर दिया गया था because of the colonial influence. So ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसके लिए आपको उसको पूरा अंडो करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप डीकोलोनाइज कर रहे हो IR मीन्स आप उस यूरोपियन वो जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था उससे आप हट रहे हो. सो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रीथिंकिंग की ज़रूरत ही नहीं है. इसमें आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हमको क्या पढ़ाया जा रहा है IR में और हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या उस IR से समझ के हम पढ़ा रहे हैं दूसरों को. और जब हम किसी को ये चीज़ पढ़ा रहे हैं या हम कुछ चीज़ समझ रहे हैं तो कौन से क्वेश्चंस को हम इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं. क्या हम वैसे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव हम पे थोप रही है, या हमें कुछ और सोचने की भी ज़रूरत है. फर्दर जो हमारे ऑथर है वो ये बताते हैं कि वी कैन डू इट बाय आस्किंग 3 क्वेश्चंस. ये 3 क्वेश्चन का अगर जवाब आ गया तो हम रीथिंक कर सकते हैं, हम री इमेजिन कर सकते हैं IR को. सो दैट इज व्हेन इज IR, वेयर इज IR एंड व्हाट इज IR. वी नीड टू रीथिंक दीज क्वेश्चंस. तो हमें खुद धीरे धीरे आंसर मिलने लगेगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल यूरोसेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग है IR का वो कैसे हमारी थिंकिंग को सेव करता है, कैसे उससे हम चीज़ों को अभी तक समझते आ रहे हैं. और ये भी हमें आंसर करेगा कि अगर हम इन क्वेश्चंस का आंसर जान ले कि व्हेन इज IR, वेयर इज IR एंड व्हाट इज IR, सो वी विल ओपन अप न्यू वेज ऑफ थिंकिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स. तो हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा वो ब्रॉड हो जाएगा. हम नॉन यूरोपियन साइड से भी, उनके पर्सपेक्टिव से भी वर्ल्ड को जान पाएंगे, ना कि सिर्फ हम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की बेसिस पे ही जो हमारा जियो पॉलिटिक्स है उसको समझ पाएंगे. अगर यूरोसेंट्रिक व्यू को डिटेल में समझे तो ट्रेडिशनली जो हमारा IR एज अ डिसिप्लिन जो है वो यूरोपियन हिस्ट्री और यूरोपियन पर्सपेक्टिव में ही रूटेड था. उन्हीं के बेसिस पे हमें जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको पढ़ाया गया था. मोस्ट IR थ्योरीज या फिर जो भी कॉन्सेप्ट उसमें से इमर्ज करते थे वो बेसिकली बेस्ड होते थे ऑन द स्टडी ऑफ द यूरोपियन स्टेट, उनके इंट्रैक्शंस, स्पेशली फ्रॉम द की इवेंट्स लाइक द पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो कि स्टैब्लिश किया था द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉवरेन स्टेट. सो ये सारे इवेंट्स जो है एक फाउंडेशन फॉर्म करते हैं ऑफ हाउ IR स्कॉलर्स हैव हिस्टोरिकली अंडरस्टूड द वर्ल्ड. और बेसिकली वो कैसे अंडरस्टूड किए थे, दे बेसिकली अंडरस्टूड बाय द कॉलोनियल इन्फ्लुएंस. उनके इन्फ्लुएंस में ही वेस्टर्न डोमिनेंस के ओवर ही वो इस IR थ्योरी को पूरा समझ पाए थे. सो दिस यूरोसेंट्रिक view has created boundaries around the field of IR that focus primarily on Europe. यूरोप को मेन सेंटर इन्होंने बना दिया of the global politics and the main source of the political and social theory. सो इस व्यू से बेसिकली हम जो यूरोप है उसको सेंट्रल साइड बना देते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स का, और दूसरे जो सॉवरेन स्टेट है उनका रिलेशनशिप उससे हम स्टडी करते हैं. सो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा नैरो पर्सपेक्टिव हो जाता है बिकॉज ये जो है ओवरलुक और मार्जिनाइज कर देता है एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर रीजन्स. क्योंकि हम यूरोप को ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, जो अदर रीजन्स है उसको मार्जिनाइज कर दे रहे हैं, सच एज अफ्रीका, एशिया, अमेरिका. इनके एक्सपीरियंस को तो हम पढ़ ही नहीं रहे, विच ऑल्सो इन्वॉल्व इन शेपिंग जियो पॉलिटिक्स. इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जियो पॉलिटिक्स को सेव करने में, बट इनको हम ओवरसाइड और ओवरलुक कर देते हैं. बट वे आर ऑफ्टन सीन एज अ पैसिव ऑब्जेक्ट रादर देन द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस. सो ब्लेनी जो है वो हाईलाइट करते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल फोकस है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को ऑफ द IR ये हमारी IR की अंडरस्टैंडिंग को लिमिट कर देता है. बिकॉज ये जो है वेराइटी ऑफ सोशल पॉलिटिकल फॉर्म जो कि एग्जिस्ट करते थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसका आपको रीजन भी बता रखा है कि अफ्रीका, एशिया और द अमेरिकाज, तो उन सबको ये नेग्लेक्ट कर देता है. और एक कॉम्प्लेक्स जब तक हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक इंटरैक्टिव और एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह इन सबको इन्वॉल्व करके ना पढ़े, तब तक हमारा जो रीथिंकिंग IR है वो हो ही नहीं सकता. बिकॉज वी आर जस्ट नैरो माइंडेड टू वन पर्सपेक्टिव, दैट इज यूरोप इज द सेंट्रल साइड ऑफ द जियो पॉलिटिक्स. तो जब तक हमारे ये माइंडसेट रहेगा तब तक हम सही तरीके से जो हमारा IR है उसको हम डीकोलोनाइज कर ही नहीं सकते. नाउ वी नीड टू डिस्कस कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है दैट कैन चैलेंज द यूरोसेंट्रिक व्यू इन IR. सो ऐसे फैक्टर्स में पहला हमारा आता है द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका. सो ब्लेनी जो है वो बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन यूरोप एज द सेंट्रल साइट ऑफ IR, हमें जो है द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकास पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक फाउंडेशनल मोमेंट था फॉर द ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस. जो अमेरिका का कॉलोनाइजेशन हुआ था वॉज नॉट जस्ट अ यूरोपियन स्टोरी. It involves complex interaction between the European colonizers, indigenous people and African slaves. So इसको हम एक लिमिट करके ना पढ़े कि ये सिर्फ एक यूरोपियन की स्टोरी के पर्सपेक्टिव से ना पढ़े. हमें इसको देखना पड़ेगा कि जो कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका था वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ये एक फाउंडेशनल मोमेंट है जो कि एक्सपीरियंसेस बताता है हमें
पहले तो हमारा यूरोपियन कॉलोनाइजेशंस का इंटरेक्शन इंडिजिनस पीपल का और जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उनका बताता है। बाय सेंटरिंग अमेरिका इन आईआर, अगर आईआर में हम अमेरिका को सेंट्रल बनाते सो वी कैन रीथिंक द ट्रेडिशनल स्पेटियल एंड टेम्पोरल बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड। सो इस पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करके वी कैन नो दैट द प्रोसेस ऑफ colonizations have shaped the global politics by creating new forms of interaction between different societies, economies and cultures. So ये जो हमारे इट कैन ऑल्सो ब्रिंग इन टू लाइट दैट ये जो कॉलोनाइज पीपल थे उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्योंकि इनको हम सेंट्रल बना रहे हैं। अब यूरोप को सेंटर ना रख के हम जो ये अमेरिका है उसको सेंटर में रख रहे हैं, सो दैट वी कैन think broader about this field and about the experiences and interactions of the others. So जो भी even though they have often been marginalized in IR accounts, they still have the active participation and we can rethink IR by including them. सेकेंड जो चैलेंज करता है वो है द सिल्क रोड एंड द ग्लोबल इंटरकनेक्शंस। सो इट इज़ ऑल्सो अनदर अल्टरनेटिव वेज जिससे हम आईआर के बारे में सोच सकते हैं थ्रू द लेंस ऑफ द सिल्क रोड। सो सिल्क रोड बेसिकली एक नेटवर्क था ऑफ द ट्रेड रूट्स जो कि कनेक्ट करता था यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका को फॉर सेंचुरीज फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज, कल्चर। सो इन सबको तो हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। सो बाई फोकसिंग ऑन द सिल्क रोड वी कैन अलाउ टू सी आईआर एज अ फील्ड जो कि सिर्फ यूरोपियन स्टेट सिस्टम से ही कन्फाइंड नहीं है, उसके अलावा भी इट हैज़ अ लॉन्ग इवॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड कनेक्टेड रिलेशनशिप्स विद डाइवर्स रीजन्स। सो अगर इस पर्सपेक्टिव को हम ऐड करें तो ये हमें बताता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉन यूरोपियन फॉर्म्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एम्पायर, सिटी स्टेट, नोमैडिक सोसाइटीज विच प्लेड अ की रोल इन शेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये challenge करता है the notion that IR began with European events like Treaty of Westphalia, showing instead that the global interactions and international relations have deep historical roots across multiple regions of the world because it connected the culture, the trade with Europe, Asia, Africa for centuries. So सिर्फ और सिर्फ यूरोप तक ही ये कन्फाइंड नहीं था, और भी मल्टीपल रीजन्स थे वर्ल्ड के जहाँ तक इनके इंटरेक्शंस, इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल इंटरेक्शंस कैरी आउट होते थे। सो डेविड ब्लेनी बेसिकली क्रिटिकली एड्रेस कर रहे हैं कि जो हमारा डोमिनेंट यूरोसेंट्रिक व्यू है ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो हमारा जियोपॉलिटिक्स का मेन सेंट्रल साइट है वो यूरोप है। दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द यूरोसेंट्रिक व्यू। सो इसके अगेंस्ट में वो आर्ग्यू करते हैं फॉर अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग कि हमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, एक ब्रॉडर हिस्ट्री और ऑफ द नॉन यूरोपियन पीपल और रीजन्स, उनके एक्सपीरियंसेस को जानने की ज़रूरत है। वी नीड टू इंक्लूड दैट इन आईआर एज वेल. So he challenges the traditional narrative of IR that places Europe as the center of the geopolitics. उसको ये challenge करते हैं and he explores the limitations of this approach. जो हमारा traditional IR approach है उसका जो limitations है कि वो सिर्फ यूरोप और जो हमारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है उस तक ही लिमिटेड है, जो हमारे कॉलोनाइजर्स हैं उन तक ही लिमिटेड है। सो इसको ये बोलते हैं कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। So he says that we need a more inclusive framework that recognizes the interconnectedness of global politics, economic and imperial system. फर्दर जो ब्लेनी है वो क्रिटिसाइज करते हैं द वियना सिस्टम एंड बियॉन्ड अ यूरोसेंट्रिक एक्सपेंशन। सो बेसिकली वो फर्दर क्रिटिक करते हैं अबाउट द वियना सिस्टम इन द 19th century विच इज़ ऑफ्टन पोर्ट्रेड एज अ मेजर डेवलपमेंट इन द यूरोपियन डिप्लोमेसी। और ये बेसिकली वियना सिस्टम था क्या कि ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर, और इसका मेन पर्पस था टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग यूरोपियन स्टेट। तो बेसिकली ये पावर का बैलेंस करता था विद इन द यूरोपियन स्टेट। तो सम आयर के स्कॉलर्स जो थे वो लाइक हेडले बुल, तो वो आर्ग्यू करते थे कि ये जो सिस्टम है ना वो एक इंटरनेशनल सोसाइटी बना के रख दिया है जहाँ पे स्टेट जो है वो सर्टेन नॉर्म, सर्टेन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, बट ये जो सोसाइटी है ये स्टिल यूरोप तक ही लिमिटेड है। इट डिड नॉट इंक्लूड मोस्ट ऑफ द नॉन यूरोपियन वर्ल्ड। स्टिल जो नॉन यूरोपियन वर्ल्ड है इसको तो उसने एक्सक्लूड कर दिया है, विच इज़ बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर, जो कि यूरोपियन पावर जो है उनको कॉलोनाइज कर रहे हैं। जो नॉन यूरोपियन जगह उनको तो इंक्लूड ही नहीं किया गया इस सोसाइटी में। सो ही क्रिटिक्स कि सिर्फ इसी से तो हमारा आईआर फॉर्म नहीं हो सकता ना, कि आप यूरोपियन स्टेट को आप इंक्लूड कर रहे हो, उनके इंटरनेशनल सोसाइटी, उनके बैलेंस ऑफ पावर को दिखा रहे हो, बट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनका क्या, जो कि आइदर कॉलोनाइज किए गए हैं या फिर वो कॉलोनियल इकोनॉमीज में इन्वॉल्व हैं, उनका क्या, उनके बारे में तो वो नहीं सोच रहे हैं ना। और जो हमारा
ये जियो पॉलिटिक्स इट्स जस्ट नॉट अबाउट द इंडिपेंडेंट स्टेट और उनके इंटरेक्शंस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एम्पायर जो कि डोमिनेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं, किन रीजंस को कर रहे हैं, तो ये सब भी तो वो इंक्लूड करता है. सो ये जो क्रूशियल एस्पेक्ट है ग्लोबल रिलेशंस का इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड इन ट्रेडिशनल आईआर नैरेटिव्स, और ट्रेडिशनल आईआर नैरेटिव्स में ये सब बताया ही नहीं गया है. So next topic is global interconnections beyond the Eurocentric view. So we need to look beyond the Eurocentric view. So Blaney एक argue करते हैं that instead of focusing narrowly on the European state system, हमें broader patterns of the global relations, उनके interconnections को देखने की ज़रूरत है. ये जो patterns है ये histories of the empire, colonialism as well as imperial domination इन सबको भी include करते हैं. By taking a more global perspective, जितना broader और global perspective हम रखेंगे, we can better understand the ways in which different regions and people have interconnected with each other throughout the history rather than simply focusing on European state system. So Blaney बताते हमें कि work of scholars जैसे कि एरिक वुल्फ, फ्रांसिस जेनिंग्स, जो कि ये बताए थे the importance of recognizing the agency of the non-European people in the global history. So ये scholars जो वो challenge किए थे the traditional Eurocentric view. These are the important names. अगर आप एग्जाम में मेंशन करोगे तो definitely you will get a better marks. So Europe at the center and the world, basically इस यूरोसेंट्रिक व्यू को ही ये दो जो स्कॉलर्स थे वो चैलेंज किए थे. जो फॉर एग्जांपल जो हमारे वुल्फ एंड जेनिंग्स थे वो फोकस किए थे ऑन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिजिनस पीपल इन अमेरिका हु हैड देयर ओन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि ये बताता है कि जो हमारा जियो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कॉलोनाइजर्स तक ही नहीं है, उससे बियॉन्ड भी है, उससे बियॉन्ड भी इंट्रैक्शंस हुए हैं, उससे बियॉन्ड भी पॉलिटिकल एंड सोशल जो सोसाइटी है वो रही है. सो बेसिकली अगर हम ये देखते हैं द इन्वेजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, सो विल हैव अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट अबाउट द आईआर. सो ट्रेडिशनल आईआर में हमें यही पढ़ाया जाता था कि जो अमेरिका है इट इज़ एन एम्प्टी लैंड वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड. बट जो अकॉर्डिंग टू बैलेन जो हमारे स्कॉलर्स लाइक जेनिंग्स वुल्फ वो आर्ग्यू किए कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये पहले से ही इसमें इंडिजिनस पीपल हैं विथ रीच कल्चर इकोनॉमीज एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. ऑलरेडी दे हैव अ रीच कल्चर इकोनॉमीज एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड दे आर इनहेबिटेड बाय द इंडिजिनस पीपल. और ये जो इंडिजिनस सोसाइटी है ये ऑलरेडी एक कॉन्टिनेंट वाइड ट्रेड सिस्टम से कनेक्टेड है एंड इट हैड देयर ओन फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी and international relations long before the European settlers alive. तो यूरोपियन सेटलर्स के आने से पहले से भी इनका जो डिप्लोमेसी का फॉर्म था या फिर जो इनके इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो बहुत पहले से ही है. सो इट इज़ यूजलेस टू से कि जब जो हमारे यूरोपियन आए उन तक ही लिमिट है या जो हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो उन तक ही सीमित है, ऐसा नहीं था. जो इंडिजिनस पीपल थे दे मैनेज्ड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ डिप्लोमेसी दैट रिजेंबल्स द मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बट डू नॉट फिट नीटली इनटू द स्पाइटल कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशनल आईआर. दे वेयर नॉट आइसोलेटेड बट वेयर कनेक्टेड टू अदर ग्रुप्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड अदर सोसाइटीज वेयर डीपली अफेक्टेड बाय द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस. और ये लोग कोई आइसोलेटेड नहीं थे, ये लोग कनेक्टेड थे नॉर्थ अमेरिका के अदर ग्रुप से और उनकी जो सोसाइटीज़ थी ये काफ़ी ज़्यादा डीपली अफेक्ट हुई थी जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स आए थे, जो कि अनफेमिलियर डिजीजेज कॉन्क्यूरर्स कंट्रोल जो उनकी लैंड्स थी उनको कॉन्क्योर कर लिया गया था. सो जेनिंग्स हाईलाइट करते हैं द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द नेटिव अमेरिकन एंड यूरोपियन सेटलर्स. ये इनका रिलेशन बताते हैं कि कैसे उनसे पहले ये लोग रह रहे थे, इनका काफ़ी रिच कल्चर वगैरह सब था, बट जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स आए थे वो कैसे इनको अफेक्ट किए थे एंड हाउ दिस इंडिजिनस पॉपुलेशन गॉट द इम्पैक्ट बाय द कॉलोनाइजेशन. और जब यूरोपियंस आए फॉर इन्वेशन इन द जो हमारे अमेरिकन्स थे, सो हाउ दे रिस्पॉन्डेड. सो बेसिकली जब यूरोपियन इन्वेडर्स आए तो दे रिस्पॉन्डेड इन द सेवरल वेज, लाइक वो डायरेक्ट रेसिस्टेंस भी करते थे या फिर रिट्रीटिंग टू सेफर एरियाज वहाँ चले गए, फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस. सो दीज अलायंस वे समटाइम्स मेड बिटवीन डिफरेंट इंडिजिनस ग्रुप्स, जो उनके डिफरेंट इंडिजिनस ग्रुप्स थे उनमें मिलकर वो अलायंस बनाते थे अगेंस्ट द यूरोपियंस और इवन विद द यूरोपियंस टू फाइट अदर इंडिजिनस ग्रुप्स. सो अनदर वेज ऑफ द अमेरिंडियंस ट्राइड टू कोप विद द यूरोपियन प्रेजेंस वाज बाय ट्रेडिंग विद देम. और एक और तरीके से वो लोग बचने की कोशिश करते थे बाय ट्रेडिंग विद देम, meeting European demand for goods to gain access to new European products. So goods के बदले में वो एक new European products buy करते थे that were previously unavailable, जो कि पहले उनके पास अवेलेबल ना हो. So इस तरीके से भी वो उनके प्रेजेंस से डील करने की कोशिश करते थे. Also there is other factor that is involvement in the fur trade. सो वन की एरिया जिसमें कि जो हमारे अमेरिंडियंस थे
वो बेसिकली इन्वॉल्व थे यूरोपियन ग्लोबल ट्रेड से, वॉज ऑफ द फर इंडस्ट्री, बिकॉज जो अमेरिंडियंस थे वो प्ले करते थे एसेंशियल रोल इन द फर ट्रेड, बिकॉज वो एनिमल्स ट्रैप करने में, प्रोसेसिंग हाइट्स, या फिर एज वेल एज हेल्पिंग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज गुड्स। तो बेसिकली वो लोग लेबर देते थे और उसके बदले में जो वैल्यूएबल यूरोपियन गुड्स है जैसे कि आयरन, स्टील, टूल्स, ये सब वो लिया करते थे, विच वे फार सुपीरियर टू वॉट दे कुड मेक इन देयर ओन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी थी डेफिनेटली दैट वाज वेरी गुड, और जो इनका जो था तो ये लोग खुद से ही वर्क करते थे तो इनका उतना डेवलप नहीं था। सो बेसिकली वैल्यूएबल आइटम्स के लिए अपने ये लेबर को एक्सचेंज करते थे। सो दिस पार्टिसिपेशन अलाउड अमेरिंडियंस टू गेन न्यू मटेरियल्स, इनके पास न्यू मटेरियल्स आया, बट इट ऑल्सो लेड टू सीरियस प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन, आगे जाके ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली जो अमेरिंडियंस थे उनको बेनिफिट तो मिला है फर ट्रेड से, बट वो बेनिफिट जो था वो काफ़ी ज़्यादा टेम्प्रेरी था, मीन्स टेम्प्रेरी लोकल एडवांटेज ही उन्हें मिला उस ट्रेडिंग से, बिकॉज उसके बाद जो धीरे धीरे वो सोसाइटी और ज़्यादा सफ़र करने लगी कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो यूरोपियन गुड्स आया या फिर जो ट्रेड आया, तो उन पे इनका डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गया, और जब उनके पास अच्छे अच्छे वैल्यूएबल मटेरियल्स आने लगे, सो हंटिंग ग्राउंड्स जो गई वो ओवर एक्सप्लॉइट होने लगी, लोकल इकोनॉमी जो थी वो वीक हो गया, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो लेस स्पेशलाइज्ड हो गई। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा यूरोपियन गुड्स और ट्रेड नेटवर्क पे डिपेंड होने लगे, जो कि यूरोपियंस खुद ही कंट्रोल करते थे। जो अमेरिंडियंस थे बेसिकली दे फेस द लॉस ऑफ देयर लैंड एंड सॉवरेनिटी। फॉर ट्रेड और अदर इकोनॉमिक इंट्रैक्शंस जो था उनका यूरोपियन से, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक चेंजेस ही नहीं लाया, बट सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस भी लाया। पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली जो यूरोपियन पावर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जिस कारण से जो अमेरिंडियन ग्रुप्स था वो डिक्रीज़ होता चला गया, और जो यूरोपियंस थे वो बहुत सारे नए नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करते चले गए, और वो एक नया सिस्टम लाया द प्रॉपर्टी रेजिमी का, जिससे वो लीगली क्लेम कर सकते थे उनका लैंड, जो कि ट्रेडिशनली हमारे इंडियंस का लैंड हुआ करता था, उसको वो लीगली क्लेम कर लेते थे और उसको वो ले लिया करते थे। ये जो लीगल सिस्टम था ये बेसिकली यूरोपियन पुलिस जो थी वो इन्फोर्स करती थी पावर, इस वजह से जो इंडिजिनस लैंड था उसका डिस्पोजेशन हुआ, इरोडेशन हुआ उनके सॉवरेनिटी का, उनके प्रॉपर्टी राइट्स का, और अल्टीमेटली जब उनके पास लैंड ही नहीं रहा, उनके पास इंडिपेंडेंस ही नहीं रहा, तो जो हमारे इंडियंस था उनके पास ऑप्शन ही क्या बचा, दे हैड वेरी लिटिल होप, और वो बेसिकली अब बच गए थे एज अ सर्वेंट एंड द स्लेव्स इन द न्यू प्लेस in the European dominated society. So now these Amerindian societies, they basically lost their ability to control their own economies and territories. अब वो यूरोपियन गुड्स, उनके ट्रेड, उन पे ही डिपेंडेंट हो गए थे, ना उनके पास लैंड बची, ना उनके पास इकोनॉमी बची, ना उनके पास सोशल पॉलिटिकल पावर बचा। सो दे वर टोटली डिपेंडेंट एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूरोपियंस। स्टिल अगर हम लोग हिस्ट्री को समझे तो जो अमेरिंडियंस ग्रुप था वो डिसअपियर नहीं हुआ, नॉर जो उनका स्ट्रगल था लैंड के लिए वो ख़त्म हुआ। वो लोग डेफिनेटली कंट्रोल में कर रहे थे, बट स्टिल जो उनका स्ट्रगल था फॉर देयर लैंड, फॉर देयर राइट्स, फॉर देयर सॉवरेनिटी, वो स्टिल उसके लिए फ़ाइट कर रहे थे अपने राइट के लिए, और उनको दबाया जा रहा था, उनके वॉइसेस को ज़्यादा नहीं उभारा जा रहा था। द सेल्फ डिटर्मिनेशन, रिकॉग्निशन ऑफ द सॉवरेन एंटिटीज़ विद इन द मॉडर्न नेशन स्टेट, उनके टेरिटरीज़ को जो भी ले लिया गया था, सो बेसिकली दे ट्राइड टू फाइट अगेंस्ट द यूरोपियंस। तो ये जो ऑनगोइंग स्ट्रगल चल रहा था ये बेसिकली चैलेंज करती है स्टेटहुड और पॉलिटिकल अथॉरिटी के कन्वेंशनल आइडियाज़ को। ये सजेस्ट करती है दैट इंडिजिनस नेशंस जो है वो कैन एग्जिस्ट बोथ विद इन एंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंटेम्प्रेरी स्टेट्स। सो ये हमें हाईलाइट करता है द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सॉवरेनिटीज एंड को एग्जिस्ट इन रीजन्स लाइक नॉर्थ अमेरिका। Now it is discussed that the spread of Buddhism on the Silk Road, that the most important cultural product जो कि Silk Road से travel करके आया वो था एक religion, particularly Buddhism. So Buddhism का कैसे spread हुआ on the Silk Road? The spread of Buddhist ideas, imagery, practices that transform the Silk Road into a space that was not economic, क्योंकि वो ट्रेड तक ही अब लिमिटेड या पॉलिटिकली लिमिटेड नहीं रह गया था, उसमें अब रिलीजन का एस्पेक्ट भी आ गया था, तो वो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट को भी डीपली इन्फ्लुएंस कर रहा था। स्कॉलर्स जैसे कि प्रैपिन एंड स्ली चियू आर्ग्यू करते हैं कि बुद्धिस्ट प्लेड अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सिल्क रोड, इवन डिसेंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, चाइना के इन्फ्लुएंस को डिसेंटर करने में, या फिर जो कल्चरल लैंडस्केप था उस सिल्क रोड ट्रेड का उसको इफेक्ट करने में बुद्धिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है।
वाइल चाइना जो था वो ऑप्टन यही मानता था कि कन्फ्यूशियनिज्म जो है वो एक बेसिस है ऑफ इट्स कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और सिल्क रोड ये हमें बताता है कि बुद्धिस्ट आइडिया जो है वो इक्वली उतने ही वैल्यूएबल है, इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट इन शेपिंग द रीजन्स कल्चर। सीज वर्क जो है वो पॉइंट आउट करता है कि जो बुद्धिज्म है, अनलाइक कन्फ्यूजनिज्म वाज नॉट समथिंग चाइना कुड क्लेम एज इट्स ओन। सो जो चाइना है वो बुद्धिज्म को अपना नहीं बता सकता, इंस्टेड ये जो बुद्धिज्म है वो एक ट्रांसनेशनल एंड ट्रांस कल्चरल रीजन है दैट कनेक्टेड चाइना विथ इट्स नेबर्स इन अ वे दैट वाज लेस अबाउट डोमिनेंस एंड मोर अबाउट शेयर्ड कल्चर एंड रिलीजियस वैल्यूज। नाउ इट इज चैलेंजिंग द स्टेट सेंट्रिक मॉडल ऑफ द आयर। सो अगर हम लोग यूरोप के अलावा जो आउटसाइड के रीजन है जैसे कि नॉर्थ अमेरिका पे फोकस करें बिफोर कॉलोनलाइजेशन, जब उनका कॉलोनाइजेशन हुआ उससे पहले अगर देखें, या फिर जो हम सिल्क रोड है उसकी थ्योरी पे देखें, सो वी कैन चैलेंज द ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक मॉडल ऑफ आयर। इन प्री कॉलोनियल नॉर्थ अमेरिका जो था, सोसाइटीज जो थी वो वेर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लियर कट स्टेट्स बट दे स्टिल एंगेज्ड इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्रेड, जो कि हम ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं कि उनका ट्रेड था, डिप्लोमेसी था, खुद का उनका गवर्नेंस था, और वेरियस इंडिजिनस होमलैंड्स जो थे वो इंटरेक्ट करते थे विथ वन अनदर थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज, कल्चरल प्रैक्टिसेस। सो ये जो नेटवर्क था ऑफ द रिलेशंस स्पैन द इंटायर कॉन्टिनेंट, ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। इट क्रिएटेड अ स्पेस ऑफ इंटरेक्शन दैट वाज नॉट डिफाइंड बाय द मॉडर्न स्टेट बाउंड्रीज। और जो हमारी सिल्क रोड थी बेसिकली उसमें जो इंट्रैक्शन होता था ऑफ द ट्रेड, और या फिर जो पॉलिटिकल या फिर रीजनल, ये भी जो आ चुका था एस्पेक्ट। सो जो इंट्रैक्शन होता था ऑफ द नोमैडिक एम्पायर्स, जो सिटी स्टेट्स थे या फिर जो सेटल्ड कल्चरल सोसाइटीज थी, इनमें जो इंट्रैक्शंस होता था, सो बेसिकली दे ऑल्सो क्रिएटेड अ स्पेस फॉर कल्चरल इंट्रैक्शंस एंड द कल्चरल फ्लो, द पॉलिटिकल फ्लो, द सोशियो कल्चरल फ्लो। सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दैट, सो वी नीड टू हैव दैट broader understanding and rethinking IR is important away from the perspective of the traditional IR. Finally this we have reached to the end, this is the conclusion part. So conclusion में basically ये है कि जो हमारा सिल्क रोड है या फिर जो हमें बोला जा रहा है कि रीइमेजिन करने की आयर थ्योरी को ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडिशनली आयर थ्योरी जो था वो बेसिकली यूरोपियन व्यू पे बेस्ड था, उनके पर्सपेक्टिव से हमें चीज़ें बताई गई है, बट उनके जो अदर नॉन यूरोपियन रीजन्स है उनके पर्सपेक्टिव, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके कल्चर, उनके एस्पेक्ट्स को जानने की ज़रूरत है टू हैव दैट ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, टू हैव दैट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एंड बाय दिस वी कैन रीइमेजिन द IR theory. We can see the importance of the cultural, religious and economic interactions जो कि स्टेट बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करते थे। जो भी हमारा जो सिल्क रोड है विद इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन, जो उनका एडवांस ट्रेडिंग नेटवर्क था या फिर जो उनका कल्चरल एक्सचेंज था, हमने देखा कि बुद्धिज्म कैसे वहाँ पे स्प्रेड हुआ, एंड द चैलेंजेस द कन्वेंशनल स्टेट सेंट्रिक व्यू जो है आईआर का। सो ये सारा कुछ हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिखाता है गवर्नेंस का और ग्लोबलाइजेशन का, जो कि जो मॉडर्न स्टेट आए या फिर जो हमारा यूरोपियन कॉलोनाइजर्स आए उनके आने से पहले भी ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी। तो सिमिलरली हमें एम्फेसिस देने की ज़रूरत है ऑन द ह्यूमन मल्टीप्लिसिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस, सो दैट वी कैन ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी रिलेट टू वन अनदर। तो हमें मल्टी पर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होने की ज़रूरत है इन सब रीजन्स को कंसिडर करके, लाइक द सेंट्रल यूरेशिया या फिर प्री कॉलोनियल नॉर्थ अमेरिका, उनके एक्सपीरियंसेस को जान के, उनकी हिस्ट्रीज को जान के या फिर उनके सोशियो पॉलिटिकल एरियाज को जान के, वी कैन डेवलप अ मोर न्यूएंस, मोर मल्टी लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, जिससे हमें उनके कल्चरल हिस्टोरिकल फ्लो और कैसे ये चीज़ें जो है वर्ल्ड को शेप की वो जानने को मिलेगा अवे फ्रॉम द यूरोपियन पर्सपेक्टिव। सो होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। दिस वॉज द शॉर्ट क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। सो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।